नमस्कार। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे प्रदेश का किसान बागवान कृषि एवं बागवानी के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी कर रहा है। पशुपालन से क्या अभिप्राय है, पशुधन से क्या अभिप्राय है, किस प्रकार इसका रखरखाव होना चाहिए और कृषि आय में किस प्रकार से ये सहयोग कर रहा है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर ईशानी भवानी जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, जब हम पशुधन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान गाय की ओर आकर्षित होता है, केंद्रित होता है। और गाय को गौ माता की संज्ञा दी गई है और यह शास्त्रार्थ वर्णित है कि स्वयं इस सृष्टि के रचयिता, पालन करता स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने मुखारविंद से कहा है कि त्वम माता सर्वदेवानां त्वम च यज्ञस्य कारणम त्वम तीर्थ त्वम सर्वतीर्थानां नमः ते अस्तु सदा नदे। गाय को गौ माता की कितनी सुंदर परिभाषा से परिभाषित किया गया है, लेकिन एक पीड़ा जो मेरे मन में भी है, दर्शकों के मन में भी होगी और डॉक्टर साहब भी इससे बिल्कुल मेरे जो ये मैं बात कहने जा रहा हूँ इसका पूर्ण रूप से सहयोग करेगी कि हम पशुओं का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए करते हैं, लेकिन जब उनसे हमारा हित सध जाता है तो उसके पश्चात हम उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही घृणित कार्य है। तो दर्शकों, मेरी आपसे यही प्रार्थना रहेगी, कोई भी हमारा किसान बागवान वह जब पशु को पाल रहा है तो उसका रखरखाव सही प्रकार से हो, ताकि वह आपके लिए भी सहयोग करता रहे और अपने आप में भी वह पशु जो है आपके पास रहे, ना कि वह सड़कों की संपत्ति बन जाए। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पशुधन, तो पशुधन से क्या अभिप्राय है, यह सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से मैं अपने पशुपालकों का अभिनंदन करना चाहूँगी और आपके विवरण का मैं एकदम समर्थन देना चाहूँगी और आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगी। जैसा कि आपने पूछा कि पशुधन क्या है, ये अपने आप में ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, यानी अपने आप को सिद्ध कर रहा है। पशुधन यानी धन जो पशुओं से अर्जित किया जाता है। तो हमारे पशुपालक इस धन से अपने आप को ना ही एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बल्कि अपने आप को एक अर्निंग का जरिया देते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट देते हैं। ये एक सुविधा का साधन तो है ही, पर साथ में सुरक्षा का भी साधन है, क्योंकि हमारे पशुपालक एक आय जो है, एक्स्ट्रा आय बोल सकते हैं इसको, या कई हमारे पशुपालक डायरेक्टली इससे अपनी आय अर्जित करते हैं, तो इसको पशुधन कहा जाता है। हमारे पशुपालक या तो एक पशु रख सकते हैं या 3-4 पशु रख सकते हैं, समूह में रख सकते हैं। तो वो हमारे पशुपालक इस तरह से अपने पशुओं को रियरिंग करते हैं, रख-रखाव करते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो दुधारू पशु यानी दुधारू गाय, भैंसे, तो हमारे पशुपालक जो दूध अर्जित किया जाता है दुधारू पशु से, उस दूध को बेचकर दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, इन सबको बेचकर जो अपनी आर्थिक स्थिति को मेंटेन करते हैं, तो उसे हम एक पशु आय माना जाता है, पशुधन माना जाता है। सिमिलरली जब हम शीप गोट की बात करते हैं, शीप गोट के मांस, इसका जो दूध है, और साथ में अगर हम शीप की बात करें, हमारी भेड़ की बात करें, उससे जो वूल अर्जित किया जाता है ना, उससे भी एक अधिकतर आय प्राप्त की जा सकती है। और अगर हम मुर्गी पालन की बात करें तो मुर्गी पालन से जो हमारे पशुपालक हैं उसको पालकर एग प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, जिसको हम नाम देते हैं ब्रॉयलर और लेयर ब्रीड्स को पालकर अपनी अधिकतर आय कमा सकते हैं, तो इसको पशुधन कहा जाता है। ये डिफरेंट ब्रांचेज है हमारी पशुपालन की, जिसका फायदा हमारे पशुपालक उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज कृषि और बागवानी के साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी जो है आय को अर्जित किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और आगामी बरसात का मौसम आने वाला है, अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो पशु होते हैं उनकी दूध देने की क्षमता, गाय की, भैंस की क्षमता कम हो जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे जैसे मौसम बदलता है, सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, अभी आगामी हमारे
बरसातें आने वाली है, उसके बाद फिर सर्दियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही मौसम बदलता है, चाहे वो पशु है या इंसान है, हमारा जो इम्यूनिटी होती है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है, यानी हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो कम हो जाता है। और हमारे आसपास जितने भी कीटाणु, विषाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये सारे आजकल के मौसम और जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, तो ये जितने भी विषाणु, कीटाणु और जीवाणु उनके लिए बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट रहता है। और जैसे ही इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, ना ही पशुओं की, इंसानों की भी, तो ये जो विषाणु हैं, कीटाणु, ये अंदर आने के फिराक में रहते हैं, तो इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाएगी। वैसे ही हमारी बॉडी और पशुओं की बॉडी ससेप्टेबल हो जाएगी टू एक्वायर इन्फेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इस प्रकार क्या होता है कि इनकी परफॉर्मेंस जो होती है, मिल्क प्रोडक्शन या किसी भी तरह की परफॉर्मेंस, वो उसमें ड्रॉप देखा जाता है, उसमें कमी देखी जाती है। हाँ जी, तो ये इम्यूनिटी का ही खेल है सारा का सारा। इसके लिए हमारे जो पशुपालक है उनको 3 बिंदुओं का एकदम ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है जो आवास है जहाँ पशुओं को रखा जाता है उसका ध्यान रखना है। दूसरा पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खान पान का ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पशुपालक ध्यान से करें तो जितनी भी इम्यूनिटी है हमारे पशु की वो मेंटेन रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, इसी से जुड़ा प्रश्न है। जैसा कि आपने कहा कि आवास जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो आप आवास है उसको परिभाषित कीजिए, किस प्रकार से वो वातानुकूलित होना चाहिए, किस तरह से उसकी मेंटेनेंस, रख रखाव होना चाहिए, उस पर हमारे किसानों को बताइए। मैं बताती हूँ आपको। आवास की अगर मैं बात करूँ तो आवास में सबसे पहले तो सफाई का एकदम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारा जो पशु है वहीं पर शौच करता है और वहीं पर ही अपना गोबर निकालता है। हाइजेनिक होना चाहिए। तो टाइम टू टाइम वो जो पूरा आवास है वो क्लीन होना चाहिए। जो गोबर है उसको साइड कर देना चाहिए। जो उसका बुरादा है जो नीचे बिछाया होता है उसको भी चेंज करते रहना चाहिए। जो आवास है, अगर मैं आजकल गर्मियों के वक्त के बारे में बात करूं तो आवास बड़ा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, ठीक है। और गर्मियों के हिसाब से जैसे टेम्परेचर हमें पता है आजकल 40, 45, 50 डिग्री भी क्रॉस कर रहा है, तो उसमें पंखे लगे होने चाहिए। और अगर हमारे पशुपालक चाहें तो कूलर लगा दें तो वो भी बहुत अच्छा है। आवास जो है वो कच्चा होना चाहिए, यानी कि पक्की मिट्टी का है ना, कच्चा रहना चाहिए वो। और जो कच्चा आवास होता है वो अपने आप में जो है ठंडक देता है। बिल्कुल। और आजकल अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो बोरियों के पर्दे बनाए होते हैं बेसिकली आवास में, तो वो जो पर्दे हैं, बोरियां हैं, वो गीली करके लगानी चाहिए ताकि नमी बरकरार रहे। और जो आवास है वो हमारे, अगर सर्दियों की बात करें तो जो पर्दे हैं वहाँ पर अच्छे से लगा देने चाहिए। यही जो हमारे बोरियां हैं ये इंसुलेशन का काम करती है, अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाने देती। तो इस तरह का आवास होना चाहिए। सफाई का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि इसमें जो है जो दूध में कमी आती है या ड्रॉबैक आता है, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जो गर्मी और बरसात के मौसम में देखी जाती है, जिससे हमारा पशु अक्सर ग्रसित होता है? अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो आजकल जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हीट स्ट्रेस ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हीट स्ट्रेस अगर होगा तो वो आगे चल के हीट स्ट्रोक में बदल जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पशुओं में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है। गर्मियों में पेट के कीड़े वो अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो पेट के कीड़ों की दवाइयाँ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जून तक हमारे प्रदेश में FMD खूर पका मुंह पका रोग की वैक्सीनेशन लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी है बरसातों में और गर्मियों में आना शुरू हो जाती है। वैसे ही PPR की वैक्सीनेशन है जो कि गोट्स में होती है, बकरियों में बाय द मंथ ऑफ मई कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है ये बरसातों और गर्मियों में आने के इसके चांसेस रहते हैं। वही अगर हम बरसात के बारे में बात करें तो हमारी जो गायें हैं जो भीग जाती हैं उनमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। और पेट फूल जाना, अफवारा जिसको कहते हैं, टिम्पनी हमारी साइंटिफिक भाषा में कहते हैं, तो और दस्त लगना ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। पेट के कीड़े अगेन बरसातों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो डीवर्मिंग टाइम टू टाइम बरसात से पहले और बरसात के बाद में भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें नवजात पशुओं की, उनका रखरखाव किस प्रकार होना चाहिए? अगर मैं नवजात पशु की बात करूं तो सारा खेल इम्यूनिटी का है, जैसा मैंने आपको बताया। तो जो कोलोस्ट्रम है ये एक पदार्थ है जो नवजात पशुओं को, चाहे इंसान है या पशु है, कोई भी जानवर है, तो जो पहला गाढ़ा दूध होता है माँ का उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, उसमें प्रोटीन होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, स्पेशली इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। तो बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करती हैं, ये पशु की, जो नवजात पशु जो है अभी बछड़ा या बछड़ी, उसकी इम्यूनिटी ना ही उसी समय के लिए पर जिंदगी भर के लिए एक इम्यून रिस्पॉन्स को बिल्डअप करती है शरीर में। तो कोलोस्ट्रम गाढ़ा दूध पिलाना,
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई जगह हमारे गाँव में मैंने देखा लोगों के मन में धारणा होती है कि नया जो पहला दूध होता है वो गाय को नहीं पिलाना होता है। तो ऐसी धारणाओं को मैं रद्द करती हूँ और पहला गाढ़ा दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये कि पहला गाढ़ा दूध है वो भी आपको ज़्यादा नहीं देना, उसकी भी एक निर्धारित क्वांटिटी है। 1/10 ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द नवजात पशु, यानी 10वां हिस्सा शरीर के भाग का वो हमें अपने नवजात पशु को देना है। वो भी एक साथ नहीं देना है, वो 3 डिवाइडेड डोजेस में देना है, यानी सुबह, दिन में और शाम में। अगर आप एक साथ दे देंगे तो पशु जो है हमारा नवजात, वो बेचारा उसको दस्त हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि यदि समय पर और संतुलित रूप से दिया जाए तो वो अपने आप में एक जिसे हम औषधि का कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इम्यून रिस्पॉन्स का खेल, बिल्कुल नेचुरली, वो चाहे इंसान का है चाहे वो पशु का है। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, यदि हम संतुलित आहार की बात करें, क्योंकि देखिए वो चाहे इंसान के लिए हो चाहे पशुओं के लिए हो, यदि हम एक संतुलित मात्रा में आहार को लेंगे तो मैं समझूंगा कि पशुधन भी स्वस्थ रहता है और इंसान भी। तो संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब कभी हम घर बनाते हैं तो हम 4 पिलर्स लगाते हैं, बिल्कुल सही, ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 पिलर तो मैंडेटरी है कि वो लगाने। इस तरह संतुलित आहार का ये मतलब है कि जो उसके स्तंभ है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए, है ना, एक निर्धारित प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो ये जो स्तंभ है जो हमारे संतुलित आहार के हैं वो रहते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, रेशा, खनिज पदार्थ और पानी। ये 6 चीजें हैं जो संतुलित मात्रा में दी जाती है पशु को, पशु की स्थिति देख के कि पशु अभी नवजात है या पशु अभी ग्रोइंग स्टेज में है या पशु अभी प्रेग्नेंट है या दुधारू है। तो इनकी जो रेशो है वो ऊपर नीचे होती है पशुओं को देखते हुए, तो इसको संतुलित आहार कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने संतुलित आहार की भाषा को परिभाषित किया। यदि हम बात करें कि जो हम पशु से दूध लेते हैं और उसको जो चारे के रूप में आहार देते हैं, उसका समय क्या एक जैसा होना अनिवार्य है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबकी एक वैसे तो हम जो अगर हम अपनी पहाड़ी भाषा में कहें तो पशु तो सारा दिन जुगाली करता रहता है, लेकिन जो ये बात कहते हैं कि दोनों का समय एक होना चाहिए, ऐसा क्यों है? देखिए, सबकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। मान लीजिए मैं 9 बजे सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठती हूँ, और मुझे अचानक से बोलें कि मैं आज 8 बजे सो जाओ, आप 8 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ जाओ। तो मेरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है कि मैं इतने बजे उठती हूँ, इतने बजे अपना सुबह का खाना लेती हूँ और मेरा पाचन तंत्र इतनी जल्दी शुरू होता है, फिर वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो इसी प्रकार पशुओं का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बोल तो सकते नहीं है वो, लेकिन वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है पशुओं की, वो हमने ही निर्धारित की होती है। जो पशुपालक है हमारा, मान लीजिए पशुपालक सुबह 6 बजे या 7 बजे दूध को दूर आए, है ना, और शाम को 6 बजे दूध को दूर आए, लेकिन वो फिर से अपना चेंज कर देगा। तो पशु को तो वैसे ध्यान रहेगा कि नहीं, ये तो 7 बजे आते हैं, उनके ब्रेन एक्लिमेटाइज हो जाएगा, है ना, वो हार्मोन का पूरा सिस्टम वो सारा संकृत हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वो आप चेंज करते रहेंगे तो पशु का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो उस चीज से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन नहीं होगी तो परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होगी, उसकी बॉडी कंफ्यूजन में ही रहेगी, उसके हार्मोन्स जिस टाइम में रिलीज होने चाहिए मिल्क लेट डाउन के लिए वो नहीं हो पाएंगे, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो समय की धारणा और निर्धारणा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो निश्चय होनी चाहिए, उनका सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हरे चारे की क्या कोई मात्रा सीमित होनी चाहिए? कोई मात्रा इसमें निर्धारित है कि हम हरे चारे को जैसे कहते हैं ना कि 3 टाइम या 4 टाइम जितनी बार भी दे सकते हैं वो हम अपने पशु को दे सकते हैं? अगर थंब रूल की बात करें तो 25% जो है वो हरा चारा होना चाहिए और 75% सूखा चारा होना चाहिए, है ना। तो अगर आप हरा चारा ज्यादा दे देंगे तो उससे क्या होगा, जब भी हम कोई वैसे गाय के 4 पेट रहते हैं, तो अगर आपने उसको चारा दिया है तो क्या होगा कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी। तो उससे जो एनर्जी निकलती है, जो उससे एनर्जी निकलेगी डाइजेशन के टाइम में, और मान लो आपने हरा चारा ज्यादा दे दिया है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट तो रहेगा, वो मॉइस्चर उस एनर्जी के प्रेजेंस में, ठीक है, उस एनर्जी सोर्स के प्रेजेंस में वो जो मॉइस्चर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैस में जैसे ही वो कन्वर्ट होगा तो जो स्टमक है गाय का, जो पेट है, वो फुटबॉल की तरह फूलना शुरू हो जाएगा, गैस भरना शुरू हो जाएगी। अब वो गैस जैसे जैसे पेट में भरेगी वैसे वैसे वो प्रेशर डालेगी डायफ्राम में। डायफ्राम बेसिकली एक झिल्ली होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को हृदय और जो हमारे लंग्स होते हैं उससे अलग करती है, इंसानों में भी और पशुओं में भी। पशु 2 बड़ा एक जानवर होता है, तो जैसे जैसे गैस भरेगी वो डायफ्राम को प्रेशर देगी और साथ में जो हृदय है उसमें भी प्रेशर देगी। और अगर इसका कोई समाधान ना किया गया
तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो हार्ट है वो ढंग से पंप नहीं कर पंप नहीं पाएगा करे, जी। और अक्यूट केसेस में यानी बहुत खतरनाक केसेस में डेथ हो जाएगी। जी। अक्यूट डेथ हो जाती है इसमें, एकदम से फुहारा आने की वजह से पशु जो है उसकी मृत्यु हो जाती जी। है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो चारा, ये हरा चारा है, ये भी एक निर्धारित अमाउंट में ही होना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जित, अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो घर पर फीड है, ये तो बात आ गई चारे की, उसको किस प्रकार तैयार किया जाए? क्योंकि कहते हैं ना, जो घर का भोजन चाहे वो इंसान के लिए, कहते हैं फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, वैसे ही यदि पशुओं को भी हम फास्ट फूड से दूर रखें तो घर के चारे से आपका क्या अभिप्राय है? ये थोड़ा हमारे किसानों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वैसे तो हमारे जो पशुपालन विभाग है, हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम बीपीएल और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल, इन सब के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जिसमें हम राशन अपने पशुपालकों को प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर इसके कुछ रूल्स रहते हैं, अगर उसके अंतर्गत फॉल नहीं किए तो पशुपालक जो है हमारे, वो बाहर से भी फीड खरीद सकते हैं। लेकिन अपनी फीड जो है, हमारे जो अच्छे कृषि हैं जिनका अपनी ज़मीन है और वो अपना सब कुछ खेती बाड़ी करके उगा सकते हैं, खा सकते हैं, तो वो भी अपनी ये अपनी जो फीड है गाय की, वो अपने घर पे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि दाना जो है, दाने के 3 प्रकार के दाने जो मेजॉरिटी यूज़ करते हैं, वो है मेज़ यानी मक्की का दाना, गेहूं और कनक। ये दाना रहता है, दाने का पोर्शन। दूसरा खल। खल बेसिकली इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, तो खल रहते हैं हमारे सूरजमुखी के दाने, है ना, मूंगफली के दाने और बिनौला एक उसके, वो भी हम खल की तरह यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास गुड़ जो हल्का गुड़ होता है, वो भी आप इसमें आपको डालना, यूज कर सकते हैं। फिर सॉल्ट रहता है, और ये सारी चीज़ें हमारे उसमें फीड में डालनी है। तो मान लीजिए अगर 100 किलो की फीड आपको घर पे बनानी है तो इसमें 30 किलो सबसे पहले दाना डालना है, 30 किलो इसमें खल जाएगी और 20 किलो इसमें वो जाएगा हमारा, कोई भी घर पे पुरानी दाल पड़ी होगी तो वो डाल दीजिए, है ना। और उसमें आप 10 किलो गुड़ डाल दीजिए, हल्का गुड़ हो गया, है ना। 4 किलो सॉल्ट डाल दीजिए और 1 किलो आप अपना आयोडाइज सॉल्ट डाल दीजिए। और ये एक स्वस्थ, जिसे कहते हैं, आहार तैयार हो, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ घर पे आहार तैयार हो जाता है। और जब इस आहार को हमारा पशु ग्रहण करेगा तो उससे जो है आगे प्रोडक्ट भी स्वस्थ ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट निकलेगा वो पहुंचेगा तो उपभोक्ता तक ही, कंज्यूमर तक ही। तो जो उसको कंज्यूम करेगा वो भी स्वस्थ रहेगा। और आपको पता है आज के समय में एवरीबॉडी इज हेल्थ कॉन्शियस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कौन कौन से रोग, वैसे तो थनैला रोग जो अक्सर हमारे पशुओं को लगता है, गाय को लगता है, भैंसों को लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थनैला रोग एक ऐसा रोग है जो एक बार अगर हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी चल सकती है। ट्रीटमेंट हो जाती है लेकिन उसकी लंबी चलती है। थनैला को हम इंग्लिश में मेस्टाइटिस कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जो थन की बीमारी है, इसमें मैंने जैसे आपको बताया, जीवाणु, कीटाणु और फंगस जो रहती है, ये मौका देखती है और शरीर के अंदर एंट्री मांगती है। जैसे इम्यूनिटी डाउन हुई या आप रख लें कोई इंजरी हो गई, थन में कोई चोट लग गई, है ना। और साथ में कई बार पशुपालक क्या करते हैं, अपने गाय को दूते हैं और बाल्टी उठाई और चले गए। उतने में क्या होता है कि गाय जो है वो बैठ जाती है और जो बेसिकली एक स्फिंक्टर होता है, जो थन है, वो जैसे मिल्क निकला तो वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है, जैसे बंद किया आपने। लेकिन उसको टाइम लगता है, आधा घंटा तो कम से कम उसको लगता है बंद होने में। लेकिन पशुपालक कई बार क्या करते हैं, दूध दोया और बाल्टी उठाई और चले गए और गाय बैठ जाती है, तो वो स्फिंक्टर बंद नहीं हुआ होता है। तो वो जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? अगेन जो आपका आवास है उसमें अगर सफाई वगैरह नहीं की हुई है तो वहीं वो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वहीं से गेन कर लेगा, वहीं से वो जो इन्फेक्शन है वो थन में प्रवेश कर जाएगा। मान लीजिए कोई इंजरी हो गई है टीट में, घास के लिए चरने छोड़ा हुआ है पशु को और उसमें कोई कांटा वगैरह चुभ गया, तो बस वो वहां से एंट्री लेगा और वो वहां थनैला कर सकता है। तो थनैला रोग वैसे अगर हो गया है तो वो 2 फॉर्म का होता है, अक्यूट होता है और दूसरा क्रॉनिक होता है। अगर अक्यूट है तो इसमें थन बहुत गर्म हो जाते हैं। तो इस समय मैं अपने पशुपालकों को ये बोलना चाहूंगी कि जब थन गर्म होता है तो उसे ठंडे पानी के सेक देने हैं। ये मोस्टली उल्टा करते हैं लोग। क्या होता है कि हाँ भाई चोट लगी है या कोई गर्म होगी है, बिल्कुल सही कहा, गर्म पानी के सेक दो। तो जैसे अक्सर हम अपने घरों में बच्चों को चोट लगती है, किसी को चोट लगती है, क्योंकि इस टाइम इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा प्रोसेस स्टार्ट हो गई होती है, उस टाइम आपको कोल्ड फर्मेंटेशन देनी है, तो थनों में ठंडे पानी का सेक दें, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर क्रॉनिक केस है, ठंडे पड़ गए हैं, ठंडे पड़ गए और हार्ड हो गए, तो आपको गर्म पानी के सेक दें। तो ये फर्स्ट एड है जो हमारे पशुपालक दे सकते हैं थनैला रोग में। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन से जो मुख्य रोग है जिसे हमारा किसान बागवान त्वरित पहचान करके और इसका जो है त्वरित उपचार के लिए आप
जैसे पशु चिकित्सकों से संपर्क कर सके, तो उस पर थोड़ा सा बताएं। पहले तो थैनिला की बात कर लूँ। इसमें क्या होता है कि दूध जो है वो गाढ़ा आना शुरू हो जाता है, पीले रंग का आना शुरू हो जाता है, फ्लेक्स आना शुरू हो जाते हैं दूध में। दूध जब उबालते हैं तो एकदम से फट जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स है। वैसे हमारे पशुपालक बहुत ज्ञानी है, उनको पता लग जाता है कि थैनिला रोग है कि नहीं। ये हमारा एक सबसे पहला रोग है। बाकी आजकल के वक्त की मैं बताऊं तो आजकल गर्मियां चली हुई है, हीट स्ट्रेस ये एक बहुत खतरनाक बीमारी चली हुई है आजकल। ये बेसिकली क्या होती है कि हम अपने पशुओं को मान लीजिए सूखा चारा हमने दे दिया, ज़्यादा दे दिया, तो जो शरीर है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब हीट प्रोड्यूस होगी। सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि ये सूखा चारा हम देते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, तो बाहर टेम्परेचर कम होगा तो वो हीट चली जाती है, डेसिपेट हो जाती है, शरीर यूज कर लेता है ठंड से खुद को बचाने के लिए। लेकिन गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, ये हीट डेसिपेट नहीं कर पाती क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हीट है ये शरीर में रह जाती है, तो जो गाय है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। फिर वो ना लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देता है, लंबी लंबी सांसें लेगा। फिर कुछ टाइम के बाद हमारे पशुपालक बोलेंगे जी ये मुंह खोल के सांस ले रहा है। फिर मुंह खोल के सांस लेगा, धीरे धीरे उसकी जीभ बाहर आ जाएगी। जीभ बाहर आने के बाद क्या होगा, क्योंकि लारें आना शुरू हो जाएंगी कि वो हाइपर सलाइवेट कर रहा है ना। ये सारे सिम्टम्स है हीट स्ट्रेस। धीरे धीरे लेमनेस आ जाती है पशु में, मतलब वो उसकी जो टांगे हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं और गाय बैठ जाती है। हमारे पशुपालक कई बार इसको समझते हैं कि मिल्क फीवर हो गया, क्योंकि उनको पता होता है कि मिल्क फीवर, गाय बैठ गई है। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है, ये हीट स्ट्रेस की वजह से है। अब इसके उपाय की अगर मैं बात करूं तो इसके उपाय में ये रहता है कि ठंडे पानी 20 से 30 मिनट तक अपने पशु पे ठंडा पानी डालिए, स्पेशली गर्दन के पीछे, क्योंकि थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। वहां पर आप ठंडा पानी डालेंगे तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके कम आएगा, है ना। और एक और थंब रूल है कि 70% ऑफ द चारा हमारे पशुपालक शाम को 6 बजे के बाद दें और 30% जो चारा है वो सुबह 6 बजे से पहले दें। क्योंकि बीच में अगर आप उनको ज्यादा देंगे वो वैसे भी खाएंगी नहीं, गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो उसकी वजह से वो खाएंगी नहीं। कई क्षेत्रों में जैसे पंजाब या जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, मैंने देखा है कि वो अपने सूखे चारे को थोड़ा सा गीला करके देते हैं। इतना गीला नहीं कि मतलब रखा है और आपने गीला करके उसको दे दिया, मतलब रखा हुआ है गीला नहीं, जिस टाइम आपने देना है गीला करके दीजिए, क्योंकि वो थोड़ी नमी क्रिएट करता है, पैलेटेबिलिटी इनहांस करता है। जी बिल्कुल। तो ये हीट स्ट्रेस के बारे में बताना। डॉक्टर साहब, ये तो हम आज के विषय का जो हमारा एक घटक था रख रखाव। अब यदि हम आय की बात करें तो यदि हमारा किसान बागवान इस पशुपालन के क्षेत्र में ज़्यादा अपना ध्यान आकर्षित करे, आप विशेषज्ञ होने के नाते किस प्रकार से आपका विभाग या आप लोग किसानों बागवानों को जागरूक करते हैं ताकि जो है उन्हें ये बताया जा सके कि कृषि एवं पशुपालन में ही आय के साधन नहीं, कृषि और बागवानी में ही आय के साधन नहीं है, पशुपालन के माध्यम से भी आय बढ़ाया जाए। तो इसके लिए आपके क्या विचार रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसे दुधारू पशुओं की बातें तो हमने बहुत ज़्यादा कर ली, इसमें मैं ना पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। कई हमारे क्योंकि मेरे प्रश्न पूछने की जिज्ञासा और मंशा इसलिए थी क्योंकि आजकल आप काम भी शायद पोल्ट्री फार्म में कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे पशुपालन विभाग की 2 बहुत अहम स्कीम्स हैं जो हम अपने पशुपालकों को बताते हैं। एक है बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम और एक है हिमकुप्पी स्कीम। हिमकुप्पी स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि 3000 ब्रॉयलर स्कीम है ये। इसमें क्या होता है, 1000 की बैचेस में हम अपने पशुपालकों को चिक्स देते हैं, ब्रॉयलर चिक्स देते हैं। ब्रॉयलर मतलब मीट पर्पस के लिए जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये तो सबसे पहले हमारे पशुपालक वो यूज कर सकते हैं जिनके पास जमीनें हैं और जो ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है। अगर उपजाऊ जमीन नहीं है, सूखी जमीन है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट है आपको 60% सब्सिडी में शेड बना के देगी और जो चिक्स हैं उसमें भी 60% सब्सिडी में आपको गवर्नमेंट चिक्स दे रही है। हमारा विभाग आपको चिक्स दे रहा है 60% सब्सिडी में, ठीक है। और इसमें जो फीड है और फीड का भी रिम्बर्समेंट हो जाती है, उस पर भी आपको सब्सिडी मिलेगी। साथ में इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल भी आप वापस जमा करवा देंगे तो वो भी रिम्बर्समेंट हो जाती है। आपके कहने का मतलब है कि यदि हमारा किसान बागवान इस क्षेत्र की ओर आए तो वो भी आय के साधन को बढ़ा सकता है इसमें। बिल्कुल। तो मैं सभी दर्शकों से अंत में यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि डॉक्टर ईशानी भवानी जी ने आज विस्तार पूर्वक आज के विषय पर बताया, अवश्य आप इसका लाभ उठाएंगे। और अंत में पुनः यही निवेदन कि जो हमने बात करी थी जघन्य अपराध की, वह जघन्य अपराध ना किया जाए, पशुओं को सड़कों पर ना छोड़ा जाए, क्योंकि कहा गया है द काउ इज़ द मदर ऑफ ऑल बींग्स विच गिव्स अस हैप्पीनेस।
तो अब दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।